Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our chapter number 6 from our Flamingo book, and the name of chapter is Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. Okay, आज के इस क्लास में हम फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है पोएट्स एंड पेनकेक्स, जिसको अशोका मित्रान ने लिखा हुआ है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे चैप्टर के नेम का मतलब क्या है। पोएट्स मतलब आप लोग को पता ही है कि वो जो पोएट्री लिखते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कवि। एंड पेनकेक्स यहाँ पे कोई एक केक का नाम नहीं है ना, जो खाने वाला केक होता है वो केक नहीं है। एक्चुअल में पेन केक क्या है, यहाँ पे एक ब्यूटी ऑफ ब्रांड है, ठीक है। एक ब्यूटी या फिर बोल सकते हैं कोई ऐसा मेकअप जिसका ब्रांड का नेम है आपका पेनकेक्स, मीन्स इट इज़ द ब्रांड ऑफ एनी मेकअप, ठीक है। अब ये पेनकेक्स ब्यूटी ऑफ ब्रांड बोला हमने कि कोई भी एक मेकअप करने का जो ब्यूटीनेस जो भी चीज़ें होती है उसका एक ब्रांड है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस चैप्टर में हम पोएट्स भी पढ़ेंगे, पोएट्स के बारे में, और पेनकेक्स, ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हो गए। अब इसी को इस स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे कि ये जो पेनकेक है वो अर्लियर टाइम पे, बहुत पुराने ज़माने में ये जो पेनकेक है, ये जो मेकअप हुआ करता था इस ब्रांड का, वो बहुत फेमस था। बहुत सारे एक्ट्रेसेस लोग भी इसका यूज़ करते थे, और बाद के लोग जो हैं, जैसे कि हम लोग भी हैं, और उस टाइम के बाद के और भी जो लोग थे, ठीक है, 90s के पहले का स्टोरी है। तो उस टाइम पे भी जो एक्ट्रेस थे बाद के, उनको भी इस पेनकेक का बिल्कुल भी नाम भी पता नहीं था, उन्होंने सुना ही नहीं था। तो हम इस स्टोरी में इसको रीड करने वाले हैं। उससे पहले हम अबाउट द ऑथर को एक बार रीड कर लेते हैं। Ashoka Mitran, 1931, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studios in his book By My Ears with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. जो अशोका मित्रान थे वो एक तमिल राइटर थे, ठीक है। वो बहुत साल तक जेमिनी स्टूडियोज़ में रिकाउंट्स हुए थे। देन उनका एक बुक है माई ईयर्स विथ बॉस, और उस बुक में किसके बारे में उन्होंने लिखा है, तो मूवीज़ के हर एक एस्पेक्ट, मीन्स हर एक पहलू के बारे में लिखा है, ठीक है, जो कि इंडिया के लाइफ में, मतलब इंडिया में रहने वाले लोगों का जो लाइफ है उसको उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है। द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। जो आपका जेमिनी स्टूडियोज़ है वो चेन्नई में लोकेटेड है, और वो 1940 में उसका सेटअप हुआ था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंडियन फिल्म मेकिंग, मतलब जब हमारे इंडिया में मूवी बनाया जाता था, फिल्म मेकिंग किया जाता था, उस टाइम पे ये जो स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो, वो बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन था। इट्स फाउंडर वॉज S.S. Vasan. The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studio was to cut out newspaper clipping on a wide variety of subjects and store them in files. और इसके जेमिनी स्टूडियोज़ के फाउंडर कौन थे, तो इनका नेम याद रखेगा S.S. Vasan, ओके। और जो अशोका मित्रन है उनका ड्यूटी क्या हुआ करता था कि वो न्यूज़पेपर से क्या करते थे, न्यूज़पेपर का क्लिप, मतलब न्यूज़पेपर से उसको कट कर करके एक फ़ाइल में उसको स्टोर करते जाते थे। मैनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। इसमें से बहुत सारे जो चीज़ हैं उसको उन्होंने लिखा भी था। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. और जो ये हमारे अशोका मित्रान थे वो पूरे जेमिनी फैमिली के बोल सकते हैं सबसे अच्छे मेंबर, रेस्पॉन्सिबल और वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर में से एक थे। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, ओके। और ये जो चैप्टर है वो उनके बुक का सिर्फ एक अंश है, और उनका बुक का नाम क्या है, माई ईयर्स विद बॉस। इस बुक से इस चैप्टर को बस एक लिया गया है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Okay. जो पेनकेक है वो क्या है, एक मेकअप मटेरियल, मेकअप करने के सामान का एक ब्रांड का नेम है आपका पेनकेक, जिसको जेमिनी स्टूडियोज़,
ठीक है, अभी हमने अबाउट द ऑथर में पढ़ा है। यस, तो जेमिनी स्टूडियोज़ में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पेन केक को क्या किया जाता था, लिया जाता था, ख़रीदा जाता था, ट्रक भर भर के कह सकते हैं हम। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहा मस्ट हैव यूज्ड इट, विजंथिमाला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट। और यहाँ पे जो नेम्स गिवन है, ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम इरेज करते हैं। ओके, यहाँ पे जो नेम्स गिवन है वो एक्ट्रेसेस के नेम है। जो ये ग्रेटा गार्बो है, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, मिस गौहर है और जो ये विजांतिमाला है, ये तीनों एक्ट्रेसेस के नेम है। इन्होंने ये पेन केक जो ब्यूटी मटेरियल है इसको बहुत यूज़ किया, लेकिन उसके बाद की जो एक्ट्रेस थी रति अग्निहोत्री, इन्होंने तो उस पेन केक का तो नाम भी नहीं सुना था। मतलब वो ये जो एक्ट्रेसेस है तीनों, वो पहले की एक्ट्रेस है और उनके बाद की जो एक्ट्रेस थी रति अग्निहोत्री, उन्होंने तो इस ब्यूटी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था। The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. Okay, पहले तो ये देख लीजिए कि stable means क्या होता है, जो अस्तबल बोलते हैं हम, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का एक स्टेबल था, अस्तबल था, और ये जो मेकअप का डिपार्टमेंट था उन्हीं के स्टेबल के बिल्डिंग के ऊपर में उनका ये मेकअप का डिपार्टमेंट था। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे ना, उनकी प्रॉपर्टी बहुत थी कह सकते हैं हम, क्योंकि उनका इस शहर में, ठीक है, उस सिटी में उनका जो बिल्डिंग था वो डजन मीन्स 12 होता है। तो उनका सिटी में बहुत सारे बिल्डिंग्स थे जहाँ पे वो रेसिडेंस करते थे, मतलब जहाँ वो रहते थे। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. ठीक है, संत मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। ओके, तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे हमको डिटेल दिया गया है। ब्रीफ मीन्स क्या होता है, शॉर्ट, छोटा। तो उनका जो ये शॉर्ट सा लाइफ था, ठीक है, वो अपना शॉर्टर स्टे, मतलब बहुत कम टाइम बोल सकते हैं वो मद्रास में रहे। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो कई बार क्या करते थे, मूविंग करते थे, मतलब एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर कह सकते हैं हम। और उन्होंने हमारे इंडिया के रिमोट कॉर्नर मीन्स जो एरिया बहुत पिछड़ा होता है, ठीक है, तो हमारे इंडिया का जितना भी रिमोट कॉर्नर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फाइटिंग किया था, बैटल्स में, युद्ध में लड़ाई भी की थी। और उसके बाद उन्होंने मैडन मीन्स अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल से सेंट मैरीज चर्च में, जो कि आपका फोर्ट संत जॉर्ज मद्रास में लोकेटेड है, तो उन्होंने उस यंग गर्ल से सेंट मैरीज चर्च में शादी कर ली थी। देन द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर। और वो जो मेकअप रूम था जहाँ पे सभी एक्ट्रेसेस का क्या किया जाता था, या फिर जितने भी लोग हैं सबका मेकअप किया जाता था, वो मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखाई देता था, क्योंकि वहाँ पे सभी एंगल से लाइट्स लगे हुए थे, ठीक है, और बहुत सारे हाफ अ डजन, ठीक है, हाफ डजन क्या लगे हुए थे, बड़े बड़े मिरर्स, आईना जिसको हम कहते हैं। तो सब तरफ बड़े बड़े मिरर्स भी लगे हुए थे और हर एंगल से लाइट भी लगा हुआ था, इसलिए वो एक हेयर कटिंग सैलून के जैसा नज़र आता था। They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. ठीक है, incandescent light means वो लाइट जिसके जलने से बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। तो वो सारे जो लाइट्स थे जब वो जलते थे तो बहुत ज़्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होता था, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना फायरी मिसरी, फायरी मीन्स होता है समथिंग विच इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म होना, उग्र होना, और मिसरी का मतलब होता है दुख। तो उस लाइट की वजह से वहाँ पे लोगों को कितनी परेशानी होती थी मेकअप करते समय या फिर करवाते समय, क्योंकि लाइट का हीट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. और उस मेकअप डिपार्टमेंट को सबसे पहले एक बंगाल के पर्सन,
ठीक है, किसी बंगाली पर्सन थे, वो चलाया करते थे। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि वो बहुत बिग हो गए हैं, बिग बाय नॉट अ साइज़, ठीक है, बिग मतलब वो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं और उनको ये ऑक्यूपेशन शोभा नहीं देता है, कह सकते हैं हम। तो जब वो बहुत बड़े इंसान बन गए तो उन्होंने क्या किया, स्टूडियो को वो छोड़ दिए। देन ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवर कर्नाडिगा and Andhra, a Madras Indian Christian and Anglo-Burmese and the usual local Tamils। उसके बाद, उनके छोड़ने के बाद, ये जितने भी लोगों के नाम दिए गए हैं या फिर उनका प्लेसेस का नाम दिया गया है कि उनके छोड़ने के बाद एक महाराष्ट्रियन ने उसको हेडेड किया था, मीन्स चलाया था। देन उसके बाद धरवर कर्नाडिगा ने, उसके बाद जो कि आंध्र के थे, और एक मद्रास के इंडियन क्रिश्चियन ने फिर उसको चलाया था, और एंग्लो बर्मीश ने, और बहुत सारे तामिल के लोगों ने जो वहाँ पे लोकल रहने वाले थे, उन्होंने उस मेकअप डिपार्टमेंट को क्या किया था, संभाला हुआ था। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। ओके, व्हाट इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन? जो हम कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण, कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोल सकते हैं जो राज्य के लोग होते हैं, जब एक साथ मिल करके कोई काम करे, दैट मीन्स अवर नेशनल इंटीग्रेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग राज्य के लोग थे जो आके वहाँ पे साथ में काम करते थे। और ये कब की बात है? AIR, ठीक है, AIR और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, AIR आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में जब ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकीकरण का, उससे पहले का ये बात है जब वहाँ पे सब लोग नेशनल इंटीग्रेशन के जैसा वो रहा करते थे। ओके, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। ओके, अब इसमें हमको आगे ये बताया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम करते थे राष्ट्रीय एकीकरण हो करके, मीन्स नेशनल इंटीग्रेटेड हो करके, तो उन लोग अपने मेकअप के थ्रू क्या करते थे, जो डिसेंट लुकिंग पर्सन, ठीक है, मतलब वो लोग जो अच्छे खासे दिखते हैं, उसको अपने मेकअप के थ्रू उन लोग क्या कर देते थे, हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर बना देते थे। ओके, हाइडियस का मतलब क्या होता है? समवन विच इज़ वेरी अगली, मीन्स बदसूरत बना देना। क्रिम्सन का मतलब होता है, क्रिम्सन ह्यूड का रेड इन कलर। तो जो लोग डेसेंट लुकिंग पर्सन, जो मतलब अच्छे खासे दिखने वाले लोग होते थे, उनको भी अपने पेन केक मेकअप का यूज़ करके उनको उन लोग अगली, बदसूरत और लाल कलर का एक मॉन्स्टर, एक राक्षस की तरह वो बना दिया करते थे, क्योंकि वो लाइट में उन लोग अच्छे दिखते थे, ठीक है। और इस पेन केक मेकअप के साथ साथ उन लोग अलग अलग टाइप के पोशंस एंड लोशंस, पोशंस क्या होते हैं? मैजिकल लिक्विड कह सकते हैं, जो मेकअप के टाइम पे जो लिक्विड यूज़ किया जाता है। लोशन तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को यूज़ करके उन लोग एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को क्या बना देते थे? अगली बना देते थे। देन those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors। और ये उस समय क्या होता था? सिर्फ इंडोर शूटिंग होता था, मतलब एक बंद कमरे में शूटिंग किया जाता था। सिर्फ 5% उनका, 100 में से 95% उनका इंडोर एक रूम के अंदर शूट होता था, और उसमें से 5% आउटडोर, मतलब बाहर के एरिए में उनका शूटिंग हुआ करता था। I suppose the sets and studio light needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। आगे हमको ऑथर ये बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको प्रेजेंटेबल के कौन होते हैं? जो सामने में जिसको हम दिखाते हैं, भेजते हैं। तो प्रेजेंटेबल होने के लिए उन लोगों को, गर्ल्स को हो चाहे बॉयज़ को हो, अगली बनाना, बदसूरत बनाना ज़रूरी हुआ करता था। तब जाके उन लोग किसी, बोल सकते हैं, लाइट के सामने, कैमरे के सामने उन लोग प्रेजेंटेबल हुआ करते थे। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। हायरार्की मीन्स पद अनुक्रम, ठीक है। सबसे ऊपर में कोई है, फिर उसके नीचे 2 लोग काम करें, फिर उसके नीचे 3 लोग 4 लोग काम करें, फिर उनके नीचे कोई काम कर रहा है, दैट मीन्स हायरार्की, ठीक है। तो उस मेकअप डिपार्टमेंट में इसी तरीके से पद अनुक्रम, हायरार्की के तौर पे सब चीज़ को वहाँ मेंटेन किया जाता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस
and actress is ugly, his senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian and so forth. Okay. तो जो चीप रहते थे, चीप मीन जो मुख्य होते हैं, मेन होते हैं, तो जो सबसे मेन मेकअप मैन लोग होते थे, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई है, देन इसके अंडर में 2 लोग उसके नीचे बोल सकते हैं, और इनके अंडर अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उन लोग क्या होंगे, 3rd पोजीशन में आएंगे। तो इस तरीके का हायरार्की चला करता था। तो जो सबसे मेन रहते थे, मीन जो 1st पोजीशन में रहते थे, उन लोग किसका मेकअप करके उनको अगली बदसूरत बनाते थे, तो उन लोग मेकअप करते थे जो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे, उसका मेकअप फर्स्ट वाले पर्सन करते थे। देन उसके बाद जो उनके सीनियर असिस्टेंट, मतलब इनके नीचे आने वाले, इन लोग किसका मेकअप करते थे, तो बाकी जितने भी हीरो और हीरोइन हैं उनका मेकअप वो करते थे। और उसके बाद जो भी कॉमेडियन, जो मेन कॉमेडियन या फिर साइड रोल जो प्ले कर रहे हैं, उनका मेकअप इनके नीचे आने वाले लोग किया करते थे। इस तरीके से हायरार्की उस डिपार्टमेंट में चला करता था। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy। और जो क्राउड मीन्स जब फिल्म की शूटिंग होती थी तो वहाँ भीड़ की ज़रूरत होती थी, तो अगर लोग को इकट्ठा करके उन लोग भीड़ कर रहे हैं तो उनका मेकअप करने का जिम्मेदारी किसका होता था, तो ऑफिस बॉय का होता था। ऑफिस बॉय कौन है वहाँ पे, जो सब चीज़ लोगों को सर्व करता है, ठीक है, ले जाके जिनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की, कुछ मेकअप की, या जिस चीज़ की भी कह सकते हैं हम, तो वो ऑफिस बॉय सर्व करता था। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अगर मूवी के लिए आपको क्राउड चाहिए तो वो क्राउड का मेकअप ऑफिस बॉय करेगा। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। और उस टाइम पे, यहाँ तक कि उस टाइम की इतनी पुरानी बात चल रही है, तो उस टाइम भी जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय उन लोग रखा करते थे। ऑन द डेज वैन देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग यू कैन सी हिम mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ह्यूमरस सा लाइन है कि आगे हमको पॉइंट ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे जब क्राउड शूटिंग, मतलब भीड़ इकट्ठा करके अगर शूटिंग कराना रहता था, तो वो जो ऑफिस बॉय है वो क्या करता था, एक जाइंट वेसल मीन्स एक बड़ा सा बर्तन ले लेता था और बर्तन में सारे मेकअप को डाल देता था और जितने भी क्राउड में जो लोग थे सबको स्लैप कर देता था, मतलब अपने हाथों से ही सबका मेकअप कर देता था। The idea was to close very pore on the surface of the face in the process of applying makeup। He wasn't exactly a boy। Okay। और उनका मेन जो उद्देश्य था, कह सकते हैं, मेकअप करने का रीज़न ये हुआ करता था कि जो चेहरे में जो पोर्स होते हैं, जो हमारे चेहरे में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको क्या कर देना, मेकअप के थ्रू उसको फील कर देना। और वो जो बॉय था, एग्जैक्टली वो बॉय नहीं था, वो ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो लगभग से 40 साल का आदमी था। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director और lyrics writer। और उसने स्टूडियो में क्यों एंटर किया था, वो स्टूडियो क्यों आया था, इस उम्मीद के साथ वो स्टूडियो आया था कि वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा, या तो वो एक अच्छा खासा राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, या फिर लिरिक्स राइटर बन जाएगा। इस उम्मीद के साथ में वो स्टूडियो आया था, लेकिन वो एक एक्चुअल में क्या बन गया था, ऑफिस बॉय बन गया था। ही वॉज अ बीट ऑफ ए पोइट। और वो थोड़ा सा पोइट वाली उसकी में क्वालिटी भी थी, मीन्स वो एक कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल, 2 whole sides of which were French windows। I didn't know at that time they were called French windows। आगे हमको ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे वो एक क्यूबिकल मीन्स अ वेरी शॉर्ट रूम, एक बहुत छोटा सा कमरा जिसको हम क्यूबिकल कह सकते हैं, जिसका शेप एक क्यूबिक के जैसा होगा। तो बता रहे हैं आगे कि उस टाइम वो एक क्यूबिकल, एक छोटे से कमरे में काम करते थे, और वो दोनों, उस कमरे के दोनों साइड में क्या था, आपका विंडो था, खिड़की थी, फ्रेंच विंडोज़। और उनको ये नहीं पता था कि उस टाइम पे उन खिड़कियों को फ्रेंच विंडोज़ भी कहा जाता है। Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in day and day out, most people thought I was doing next to nothing। जब लोग मुझे देखते थे कि मैं डेस्क में बैठ कर के सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आगे हमको यही बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर को वो फाड़ रहे हैं, तो दिन हो या फिर दिन के ख़त्म होने के बाद सिर्फ वो न्यूज़पेपर फाड़ते थे, इसलिए सभी लोगों को ये लगता था, ज़्यादातर लोगों को, कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसके आगे वो कुछ कर भी नहीं सकते। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और ये सब हमको कौन बता रहा है, ऑफिस बॉय, ठीक है। और
इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। और ये जो उनके बॉस थे, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एस, ठीक है, तो जो उनके बॉस थे वो भी उनको बहुत लाइक करते थे, मीन्स उनका काम वो पसंद करते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो सब मतलब उनके बॉस को भी ये लगता था जैसे लोगों का बात सुन करके कि उनके पास कोई काम नहीं है। और हियर वुड बार्ज इनटू मीन्स सडनली डिस्टर्ब, किसी को अचानक से क्या कर देना, डिस्टर्ब कर देना, मीन्स वी आर बार्ज इनटू, ठीक है। तो सब लोग क्या कोशिश करते थे, क्या सोचते थे, अपना कुछ भी काम को उनके क्यूबिकल में अचानक से आके उनको डिस्टर्ब कर देते थे और एक लेक्चर सुनाना स्टार्ट कर देते थे कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, पूरे दिन बस न्यूज़पेपर फाड़ते रहते हो एंड ऑल दैट। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। आगे हमको ये बताया जा रहा है, वो ऑफिस बॉय हमको ये बता रहा है कि इस मेकअप डिपार्टमेंट में वो क्या डिसाइड करता है, क्या चीज़ को उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जिन लोगों के में टैलेंट है, ठीक है, जो लोग बहुत टैलेंटेड है उनके टैलेंट को बस वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके बदले किन लोगों को रख लिया गया है, कुछ बार्बर्स जो नाई होते हैं और कुछ पर्वर्ट्स क्या होते हैं, जो विकृत पुरुष होते हैं जिनका बोल सकते हैं नेचर अच्छा नहीं होता है। तो उन टैलेंटेड पर्सन लोग के प्लेस में सिर्फ कुछ बार्बर्स और पर्वर्ट्स को क्या कर दिया गया है, रख लिया गया है। इस तरीके से जो टैलेंटेड पर्सन है उनका जो टैलेंट है वो क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. आगे हमको ये बताया जा रहा है एपिक्स मीन्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, ठीक है, एक बड़ी सी कहानी को हम एपिक्स कह सकते हैं। तो आगे वो प्रेयर करते हैं, ऑफिस बॉय नहीं ना, ठीक है, तो आगे वो प्रेयर करते हैं कि जल्द से जल्द क्या हो जाए, क्राउड शूटिंग हो जाए, ताकि जो हमारे ऑथर है वो क्या हो जाएंगे, इस बॉय के, इस ऑफिस बॉय का जो वो कहानी सुनाते रहता है आ करके उससे वो बच जाएंगे। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly। ठीक है, कोई सा भी इंस्टेंस हो, कोई भी सा भी मुद्दा हो, कोई सा भी सिचुएशन हो, अगर कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, क्या किया जाता था, किसी पूरे गुस्से को सिर्फ एक इंसान के ऊपर में ही निकाला जाता था, चाहे वो उसको ओपनली मतलब सबके सामने गुस्सा जाहिर कर दे, चाहे वो कोवर्टली मीन्स सीक्रेटली गुस्सा जाहिर कर दे, लेकिन पूरा गुस्सा सिर्फ एक इंसान के ऊपर ही निकाला जाता था। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वेयर ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू। ओके, और ये सब किसके वजह से होता था, जितने भी मेकअप डिपार्टमेंट में जितने भी वोज मीन्स परेशानी, इग्नोमिनी मीन्स डिसऑनर, किसी को ऑनर ना देना, सम्मान नहीं देना, और लोगों को निगलेक्ट कर देना, ये सब होता था कोथामंगलम सुब्बू की वजह से। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। ठीक है, जो हमने पद अनुक्रम देखा था, हायरार्की का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, उसमें सेकंड पोजीशन में आते थे ये सुब्बू, कोथामंगलम सुब्बू। ओके, ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। और जितना हम बोल सकते हैं मेकअप बॉय के पास में जितना टैलेंट था उतना टैलेंट तो इनके पास में नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन he began his career there were no firmly established film in producing companies और studio। और उसके contrary मीन्स अगर उसके अपोजिट में देखें तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मुसीबतों का सामना किया था, मुसीबत समय का जो परेशानी आती है उन सब का वो सामना किया था, क्योंकि जब उन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी, अपने करियर की, तो उस टाइम पे अच्छे खासे फिल्म इंडस्ट्रीज़ नहीं होते थे जहाँ पे अच्छे अच्छे फिल्म प्रोड्यूस हो, या फिर ऐसे कोई स्टूडियोज़ भी नहीं हुआ करते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर बॉय। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है उस ऑफिस बॉय का और ये सुब्बू, कोथामंगलम सुब्बू जो कि सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, तो उन्हीं का कंपैरिजन चल रहा है। तो आगे ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग एजुकेशन के फील्ड में भी देखें तो ये जो सुब्बू है उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं था, जबकि जो
ये हमारा ऑफिस बॉय के बारे में बताया गया है। उसके कंपैरिजन में देखें तो सुबू का फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत ही लेस था, कम था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मीण, अ वर्च्यू इंडीड। अब वर्च्यू मीन्स अ गुड क्वालिटी, लेकिन जो सुबू था वो क्या था, ब्राह्मीण था, ठीक है। तो उसके अंदर वास्तव में गुड क्वालिटीज़ थे। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल, क्योंकि वो किसी भी एफ्लुएंट सिचुएशन मीन्स किसी भी समृद्ध स्थिति को वो बहुत ही अच्छे तरीके से और लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से पेश आया करता था। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। जो सुबू था उसकी ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी कि वो हमेशा खुश रहता था, यहाँ तक कि जब फ्लॉप फिल्म, वो फिल्म जो हिट नहीं होती है, तो जब फ्लॉप फिल्म भी हो जाता था तब भी वो चीयरफुल ही रहा करता था। He always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal advantage। और वो हमेशा किसी के लिए काम किया करता था, वो खुद के लिए कभी काम नहीं करता था, और उसके अंदर बहुत ही लॉयल्टी थी, बहुत लॉयल ईमानदार होकर वो किसी भी इंसान के लिए काम करता था, और वो जो भी काम करता था उसके प्रिंसिपल कह सकते हैं, उसके बॉस के एडवांटेज, उसके फ़ायदे के लिए ही वो काम किया करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। मानो कि जो फिल्म में टेलर बनाते हैं उसी तरीके से सुबू भी अपने बॉस के लिए, उनके प्रिंसिपल के लिए वो वैसा ही था। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। ठीक है, ये जो मैन है, जब उनको कमांड दिया जाता था, कोई भी ऑर्डर, कोई भी काम करने के लिए कहा जाता था, तो वो एक आदमी से क्या होते थे, इंस्पायर होते थे। ठीक है, और वो इंस्पायर होते थे, वो एक स्टोरी है, वो हम आगे देखेंगे, वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims' offspring। अब देखिए कि एक कंडीशन दिया गया है, एक सिचुएशन की, एक जो रैट रहता है, रैट मीन्स चूहा, एंड टाइग्रेस मीन्स शेरनी। तो एक चूहा और एक शेरनी दोनों के बीच में लड़ाई होता है, अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर। और जो रैट रहता है वो क्या करेगा, शेरनी को, रैट चूहा शेरनी को मार देगा, लेकिन उसके कब्स को, मतलब जो शेरनी के बच्चे होंगे उनको वो टेंड्स करेगा, उनका ध्यान रखेगा और बहुत ही प्यार से उनका ध्यान रखेगा। अब ये जो सीन है उनका, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो सीन है उनको समझ में नहीं आ रहा था प्रोड्यूसर को कि वो किस तरीके से इसको सीन को क्रिएट करेंगे। तो वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सुबू से कहा, तो सुबू को जैसे ही उन्होंने बताया कि इसको हमको सीन बनाना है, तो सुबू 4 अलग अलग तरीके से वहाँ पे आ गए। Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives। और ये चारों आइडिया को सुन करके, ये जो 4 आइडिया सुबू ने दिए थे, ये चारों आइडिया सुन करके वो प्रोड्यूसर तो कहते हैं कि ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ कि ये इफ़ेक्टिवली भी होगा, बहुत प्रभावशाली भी होगा। और ये सुन करके जो सुबू रहता है वो ऑन द स्पॉट कह सकते हैं, कुछ ही मिनट में वहीं पे 14 अलग अलग और क्या कर लेता है, आइडिया सोच लेता है कि इस सीन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विथ अ मैन लाइक सुबू अराउंड, एंड इफ ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden year, it was Subbu। और उस टाइम पे फिल्म मेकिंग मतलब मूवी बनाना, फिल्म मेक करना बहुत ही क्या था, बोल सकते हैं ईजी था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सुबू के वजह से, क्योंकि वो क्या करता था, उस फिल्म इंडस्ट्री को डायरेक्शन और डेफिनेशन दिया करता था, उस जेमिनी स्टूडियोज़ को अपने गोल्डन ईयर्स में। गोल्डन ईयर्स मतलब द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। और वो कौन था? सुबू, जिसके वजह से वहाँ पे फिल्म बनाना बहुत ही आसान था। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher form, he deliberately chose to address his poetry to the masses। जो सुबू था उसका पहचान एज अ पोएट भी था, वो एक कवि भी था कह सकते हैं हम,
जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कठिन कठिन शब्द लिखने में बहुत सक्षम था, लेकिन वो डेलिब्रेटली में जानबूझ करके इजी वर्ड्स लिखा करता था ताकि लोग उसकी कविता को, उसकी पोइट्री को अच्छे से समझ सकें। हिज सक्सेस इन फिल्म overshadowed and dwarfed his literary achievements also, his critics felt। उनका फिल्म इंडस्ट्रीज़ में बोल सकते हैं इतना ज़्यादा सक्सेस था, इतनी कामयाबी थी कि उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स, मतलब जो वो लिखा करते थे वो क्या हो गया था, बहुत छोटा हो गया था और ओवरशैडोड मतलब उसके नीचे छुप गया था, बोल सकते हैं उसके शैडो के नीचे, क्योंकि वो लेखक थे, कवि थे रहने के लिए, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का कामयाबी इतना ज़्यादा था कि उनका लिटरेरी अचीवमेंट जो वो लिखा करते थे वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है, ऐसा क्रिटिक्स फील करते हैं। क्रिटिक्स मीन्स जज जो लोग रहते हैं। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction and also wrote a sprawling novel थिलाना, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, थिलाना महानंबल विथ डजन्स ऑफ वेरी डेफली एज्ड कैरेक्टर्स। जो सुबू थे उन्होंने बहुत सारे ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स लिखे, और वो किस में लिखे, फोक में। फोक आप लोग को पता ही होगा कि सभी प्लेसेस के, सभी स्टेट्स के हम क्या क्या कह सकते हैं, फोक होते हैं, फोक डांस होते हैं, फोक सॉन्ग होते हैं, वॉट एवर, ठीक है। तो वो फोक में, अपने फोक में बहुत सारे स्टोरी लिखे थे, पोएम्स लिखे थे जो कि ट्रूली ओरिजिनल थे, और साथ ही साथ रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, जो गाने का लास्ट वाला वर्ड्स होते हैं उसको हम रिफ्रेन कहते हैं, एंड डिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो वो जो सुबू लिखा करते थे पोएम स्टोरीज़, वो बहुत ही क्या रहते थे, अच्छे रहते थे, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण भी बहुत अच्छे रहते थे। उसके अलावा उन्होंने एक स्प्राउलिंग नोवेल मीन्स अ ह्यूज नोवेल, एक बहुत बड़ा नोवेल भी लिखा हुआ था जिसका नाम था थिलाना मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफली ईच कैरेक्टर। और इस नोवेल के अंदर में उन्होंने डजन्स ऑफ मतलब 12 से भी ज़्यादा बहुत ही डेफली मीन्स फाइनली कैरेक्टर्स, ठीक है, के बारे में उन्होंने इस नॉवेल में लिखा हुआ था। ही क्वाइट सक्सेसफुल रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी के पहले की बात है, जो देवदासीज हुआ करते थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं उसको सक्सेसफुली रिक्रिएट किया था, मूड और उनके मैनर को, जो देवदासीज होते थे उनका मूड और उनका मैनर उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिक्रिएट किया था। He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the film, he performed better than the supposed main players. उसके साथ साथ वो एक काफ़ी अच्छे एक्टर भी थे। उन्होंने कभी लीड रोल मतलब कभी मेन रोल प्ले नहीं किया था, लेकिन वो सब्सिडियरी रोल मीन जो साइड का रोल होता है, साइड रोल उन्होंने किया था। और हमको ये बताया जा रहा है कि वो साइड रोल प्ले करके इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते थे जितने अच्छे तरीके से जो मेन रोल, जो मेन प्लेयर लोग मेन रोल निभा रहे हैं उन लोग नहीं कर पाते थे, उससे अच्छे तरीके से सुबू जो थे वो साइड रोल को प्ले करते थे। He had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. वो बहुत ही बोल सकते हैं लविंग पर्सन थे, सबसे बहुत अच्छे से प्यार से पेश आने वाले एक इंसान थे। उनका जो घर था वो उनके बहुत सारे रिश्तेदारों के लिए, उनके जान पहचान वालों के लिए और डजन्स ऑफ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए उनका घर क्या था, एक परमानेंट स्थायी रहने का जगह था। It seemed against Subu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. और जो सुबू का नेचर था वो क्या करते थे, सभी जितने भी उनके घर में लोग रहते थे, उनके रिलेटिव्स या उनके जान पहचान वाले, सभी को वो फीडिंग करते थे, मीन्स खाने के लिए भी देते थे और उनको सपोर्ट करते थे, मीन्स बाय रुपीज़। Such a charitable and improvident man and yet he had enemies. और वो इतने चैरिटेबल मीन्स दानशील बोल सकते हैं, जो दानी लोग होते हैं, और इम्प्रोविडेंट मैन मीन्स बेपरवाह, मीन्स इतना खर्चा करने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं होता था। ऐसे ह्यूमन होने के बाद भी उनके एनिमीज थे, उनके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, और वो इसलिए था क्योंकि वो अपने बॉस के साथ बहुत ही क्लोज करीब थे और इंटीमेट थे, मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, ये एक रीज़न था। या फिर वॉर
और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफेंट्स। डिमीनर मीन्स क्या होता है, जो उनका आचरण था, और साइकोफेंट्स मीन्स कह सकते हैं हम चुगलखोर जो लोग होते हैं। और क्या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो उनका आचरण है उसके वजह से जो लोग चुगलखोर होते हैं, या फिर और हिज रीडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और वो हर एक चीज़ का सिर्फ तारीफ़ किया करते थे। तो क्या ये कारण हो सकते हैं उनके दुश्मन होने के।